इस वक्त की बड़ी खबर के साथ चुनावों के बीच असम के करीमगंज जिले में एक कार से ईवीएम बरामद किए जाने का मामला सामने आया है। माहौल तनावपूर्ण इसके बाद हो गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार का वीडियो ट्वीट किया है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि जिस लावारिस बुलेरो गाड़ी से ईवीएम मिले वो पाथरकांडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। बुलेरो कार के साथ ना तो चुनाव आयोग का कोई अधिकारी था और ना ही कार के भीतर कोई सुरक्षा थी। चुनाव आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए करीमगंज के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम से फौरन विस्तार पूर्वक रिपोर्ट अब इस मामले पर मांगी है। लेकिन अब ये मामला राजनीति केंद्र में आता हुआ क्योंकि ये गाड़ी बीजेपी नेता के नाम पर और इस गाड़ी से ईवीएम का बरामद होना, यकीनन इस पर अब कई सवाल। प्रियंका गांधी ने खुद इस गाड़ी का वीडियो ट्वीट किया। चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट मांगी है। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय, अपने आप में ये एक ऐसा मामला जिस पर राजनीति अब जबरदस्त तरीके से गरमाएगी, लेकिन नियम कानून इस पर क्या कहते हैं? चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, अब आगे क्या? चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने इस पर रिपोर्ट भी तलब की है। लेकिन अगर हम पिछली बातें करें, इससे ना जोड़ा जाए पार्टी पॉलिटिक्स से, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ था कि एक लावारिस वाहन में एक घर के आगे एक ईवीएम मिली थी और उस ईवीएम मशीन के मिलने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि जब निर्वाचन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ये एक मॉक ट्रेनिंग के लिए वो ईवीएम वहां पर लाई गई थी और उस ईवीएम को जमा कराना था, जिस पर चुनाव अधिकारी थोड़ी लापरवाही बरत गए थे। लेकिन अब इसमें जो रिपोर्ट मांगी गई है वो ये कि क्या ये मतदान में इस्तेमाल होने के लिए ईवीएम है या किस परिस्थितियों में ईवीएम मिली। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट देंगे और मुझे लग रहा है कि आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और चुनाव आयोग इस पर आज शाम की बैठक में कोई एक्शन लेगा और इसमें रिपोर्ट पर चर्चा करेगा। जी, हमारे साथ गुवाहाटी से इस वक्त तनुश्री पांडे भी जुड़ गई हैं। तनुश्री, एक ऐसा मामला जिसका जिक्र हम बार बार करें, देखिए प्रियंका गांधी वीडियो ट्वीट कर रही है, लेकिन संजय जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं अभी इसका मकसद क्लियर होना बाकी है कि ये किस मकसद के लिए मशीन यूज की गई थी। शाम तक रिपोर्ट आएगी, लेकिन क्या हलचल आप इस वक्त वहां राजधानी में महसूस कर रही हैं इस पूरे मामले के बाद? मीनाक्षी, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अब राजनीति जो है असम में गर्मा चुकी है इस मुद्दे के ऊपर। आज दोनों ही बीजेपी के बड़े नेता जेपी नड्डा और कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी असम में मौजूद है। थर्ड फेज की कैंपेनिंग के लिए दोनों ही गुवाहाटी में है और मुझे जो बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी आज खुद से जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स आसाम में मौजूद हैं उनके साथ ये मुद्दा उठाने वाली हैं कि क्या लोगों का चुनाव पे से भरोसा उठ जाना चाहिए अगर इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये कल रात करीब 9:30 बजे की बात है जब कनीसेल एरिया में, जो कि करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां कल पोलिंग थी, वहां पे एक खड़ी गाड़ी पाई गई, बोलेरो पाई गई, जिसको बताया जा रहा है कि पाथरकांडी बीजेपी पाथरकांडी एरिया के जो विधानसभा एरिया के जो उम्मीदवार है कृष्णेंदु पॉल, उनकी ये गाड़ी है। वहां ईवीएम्स पाए गए। अब हमको सिर्फ इस बात का कंफ्यूजन है जो ईसी क्लियर करेगा कि क्या वो ईवीएम डमी ईवीएम थे जो पोलिंग में नहीं इस्तेमाल हुए थे या क्या वो ईवीएम थे जो मतदान के लिए इस्तेमाल हुए थे। पर मीनाक्षी, जो सबसे बड़ा सवाल अभी इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है वो ये है कि बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी ईसी ऑफिशियल के ईवीएम मशीन, भले ही वो डमी मशीन हो, भले ही वो असली मशीन हो, वो एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर क्यों पाए गए? सिक्योरिटी कहां मौजूद थी? इलेक्शन ऑफिशियल्स क्यों नहीं थे? और गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर था, हमको बताया जा रहा है जब लोकल्स ने गाड़ी को घेरा तो वो ड्राइवर डर के मारे निकल के भाग गया। अब हमको जो एफिडेविट मिली है उस एफिडेविट में भी क्लियरली दिखा रहे हैं कि कृष्णेंदु पॉल की ही वो बोलेरो गाड़ी है, गाड़ी नंबर जो है वो भी कृष्णेंदु पॉल का ही है। पर अभी सबसे बड़ा आंसर जो इसी को करना पड़ेगा वो ये है कि क्या वो ईवीएम्स डमी ईवीएम्स थे, और अगर डमी ईवीएम्स थे भी तो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर बिना किसी सिक्योरिटी कैसे पाए गए? जो मेरे पीछे अभी हेलीकॉप्टर आप देख रही हैं, यहाँ असम के जो अभी चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल कुछ ही देर में आएंगे, वो यहाँ से उड़ेंगे अपनी कैंपेनिंग के लिए। हम कोशिश करेंगे उनसे भी ये सवाल लेने का। जी ठीक है, मैं तनुश्री आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो एफिडेविट भी जो बीजेपी नेता कृष्णेंदु पॉल का है। आपको ये बता दें कि जो गाड़ी, निजी गाड़ी जिसमें ये ईवीएम मशीन बरामद हुई,
वो कृष्णेंदु पॉल की ही बताई जा रही है। हालांकि इंतजार करना होगा इस पर और डिटेल्स का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी मामले का संज्ञान लिया है। किन परिस्थितियों में ये मशीन पाई गई, ड्राइवर फरार हो गया, और ये भी पता करना पड़ेगा कि किस मकसद से ये मशीन यूज की गई थी। क्या इसका मतदान में इस्तेमाल हुआ था? क्योंकि कल ही आपको बता दें असम में वोट पड़े हैं 39 सीटों के लिए भी, और अब अगले फेज की वोटिंग 6 तारीख को होनी है। तो ये सभी परिस्थितियां देखते हुए ये मशीन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई थी, ये भी एक अहम यहां पर सवाल होगा। लेकिन निजी गाड़ी में ईवीएम का मिलना वाकई बड़े सवाल खड़े करता है, जिसका जिक्र अभी तनुश्री भी कर रही थी। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब प्रशासन को देना होगा। लेकिन अब इस मामले पर विपक्षी दलों ने भी जबरदस्त निशाना साधा है। प्रियंका गांधी आज असम में होंगी कैंपेनिंग के लिए, और वो चुनाव आयोग से भी मुलाकात करने वाली हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उनसे इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। तनुश्री, एक बात बताइए, जो हम तस्वीरें भी इस वक्त देख रहे हैं, जिस गाड़ी में ये मशीन मिली है, किन परिस्थितियों में ये मिली थी मशीन, और अभी तक क्या कृष्णेंदु पॉल जिनका नाम आ रहा है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन, कोई जवाब, कोई सफाई अब तक आई है? मीनाक्षी, हम लोग कल रात से, जब से हमको इस घटना के बारे में पता चला है, करीब 9:30 बजे रात को हम कृष्णेंदु पॉल को लगातार फोन पे फोन कर रहे हैं, और कल रात से आज तक कृष्णेंदु पॉल के 2 नंबर्स हैं, दोनों स्विच्ड ऑफ आ रहे हैं। हमारे जो लोकल यहाँ के जर्नलिस्ट हैं आसाम के, उन्होंने कृष्णेंदु पॉल को करीमगंज में ढूंढने की भी कोशिश की, पर कृष्णेंदु पॉल किसी भी तरीके का कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं मीडिया से। और अभी अगर मैं आपको बता दूं कि असम में इस बात का क्या हमको दिख रहा है ग्राउंड पे असर, तो ग्राउंड पे सब जगह असर दिखना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, जो लोकल वर्कर्स है, वो लोग ऑलरेडी कहीं कहीं जगह छोटे छोटे खेमे बनाकर प्रोटेस्ट करना चालू कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है जो इलेक्शन कमीशन का यहाँ जो लोकल एक ऑफिस है उसको घेराव भी किया जाए, पर इस बात की भी पुष्टि नहीं है। पर हम आपको बता दें, जिसपे ये सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, कृष्णेंदु पॉल, वो कल रात से ही गायब है। हो सकता है वो करीमगंज अपने डिस्ट्रिक्ट में हो, पर लोकल जर्नलिस्ट का ये कहना है कि वो अभी किसी भी कैमरा के आगे नहीं आ रहे हैं। हम लगातार उन्हें फोन कर रहे हैं, पर उनका नंबर भी स्विच्ड ऑफ है। ठीक है, संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। संजय, देखिए, आप बता रहे हैं कि शाम तक इस पर रिपोर्ट आ पाएगी, लेकिन जो लापरवाही हुई है, सवाल तो उस पर खड़े होंगे। अगर ईवीएम मशीन इस तरह से एक निजी गाड़ी में पाई जाती है, वो भी चुनावों के दौरान, मकसद क्या है ये सेकेंडरी है, लेकिन अगर पाई जाती है तो यकीनन इसमें कई अधिकारी हैं, कई लोग हैं जो जवाबदेह होंगे। गंभीर मसला है, और इलेक्शन कमीशन के जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसके लिए लापरवाह होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इलेक्शन कमीशन सीधी कार्रवाई करेगा, ना कि राज्य सरकार या राज्य के इलेक्शन से जुड़े हुए अमले से कहेगा। इलेक्शन कमीशन इसमें सीधी कार्रवाई करेगा। लेकिन सबको इंतजार है रिपोर्ट आने का, और रिपोर्ट आने के बाद जाहिर है कि बहुत गंभीर मामला है और इलेक्शन कमीशन इसे बहुत गंभीर मान रहा है। लिहाजा जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की इलेक्शन कमीशन ने मंशा जताई है। और इस बीच ये 2 अहम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। संजय, तनुश्री, आप बने रहिए हमारे साथ। ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। एक तरफ तो हम आपको ये दिखा रहे हैं जो गाड़ी, निजी गाड़ी जिसमें ईवीएम बरामद हुई है, वो गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम आपको बीजेपी प्रत्याशी का शपथ पत्र दिखा रहे हैं। और इस शपथ पत्र में जो हम आपको घेरे में गाड़ी का नंबर दिखा रहे हैं, देखिए ये नंबर सेम है, इसी गाड़ी का जिक्र है शपथ पत्र में। और इसीलिए सवाल गंभीर यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता कृष्णेंदु पॉल, उनसे हालांकि आज तक ने भी संपर्क करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, जवाब नहीं मिला, फोन अटेंड नहीं उन्होंने किया। लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि बहुत बड़े सवाल इसलिए खड़े होते हैं, जिस बात का जिक्र विपक्ष के नेता प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, कि निजी गाड़ी में ईवीएम का बरामद होना, चुनाव किस तरीके से हो रहा है, इन परिस्थितियों पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है। तनुश्री, अब आज अगर वहां पर कैंपेनिंग का दिन पूरे जोर शोर से चलेगा, क्योंकि 6 तारीख को मतदान होने हैं, विपक्ष के नेता वहां मौजूद रहेंगे, तो क्या कार्यक्रम उनका है चुनाव आयोग से मुलाकात करने का और इस मामले को आगे लेकर जाने का? बिल्कुल, आज कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी असम में अपने 3rd लेग ऑफ कैंपेनिंग के लिए मौजूद हैं, और उनके साथ काफी गौरव गोगोई भी रहेंगे उनके साथ। और हमें जितना पता चल रहा है कि प्रियंका गांधी को कल रात ही इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, और जो लोकल ग्राउंड पे असम में इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स हैं, प्रियंका गांधी, उनसे बताया जा रहा है कि खुद पर्सनली जाके मिलेंगी और इस मुद्दे को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने का, थॉरोली इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट करने का उनसे रिक्वेस्ट करेंगी। तो अभी तक के लिए अभी उनकी पहली चुनाव जो यात्रा है, थर्ड लेग ऑफ कैंपेनिंग के लिए, वो शुरू होना बाकी है। देखते हैं कि प्रियंका गांधी क्या अपने स्पीच में भी इसका जिक्र करती है कि नहीं। पर यह बात अभी हमें कंफर्म हो चुकी है कि प्रियंका गांधी इलेक्शन कमीशन के जो असम में ऑफिशियल्स मौजूद हैं उनसे पर्सनली जाके मिलेंगी और ये मैटर उठाएंगे कि आप इसको सीरियसली इन्वेस्टिगेट करें, नहीं तो लोगों का चुनाव पे से ही भरोसा उठ जाएगा। ये बड़ा सवाल यहां पर है जो विपक्ष उठा रहा है। और संजय देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर सिर्फ आज की है। संजय, कल जब बंगाल में भी चुनाव हो रहा था, ऐसी ही तस्वीर एक पोलिंग बूथ पर ममता बनर्जी इस तरह के सवाल उठा रही थी, और आज हम देख रहे हैं असम के मद्देनजर प्रियंका गांधी ये सवाल उठा रही हैं और ट्वीट भी हम प्रियंका गांधी का दिखा रहे हैं। संजय, ठीक है, संजय से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं जो प्रियंका गांधी ने किया है कि ईवीएम को लेकर जो घटनाएं हुई हैं, जो सामने आई हैं, उसमें बीजेपी नेताओं का कनेक्शन सामने आना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह से एक प्राइवेट गाड़ी मिलती है, उसमें ईवीएम पाई जाती है। ये वाहन ज्यादातर बीजेपी नेताओं या उनके सहयोगियों के होते हैं। पिछले साल मार्च के महीने में आए लॉकडाउन के बाद छात्रों का पूरा साल घरों के भीतर लैपटॉप और मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए बीता। इस साल की शुरुआत में संक्रमण कम होने की वजह से ऐसी उम्मीद थी कि बच्चे दोबारा स्कूल जा पाएंगे, लेकिन परिस्थितियां देखिए, बेतहाशा आंकड़े बढ़ रहे हैं और इन्होंने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 16 सितंबर 2020 भारत में अभी तक के सबसे ज्यादा 97,894 मरीज दर्ज किए गए। 1 अप्रैल 2021 को इस साल के सबसे ज्यादा 72,330 मरीज सामने आए। एक नहीं, दो वैक्सीन आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण एक बार फिर से आसमान छूने लगा है। जिस रफ्तार से रोजाना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि इस साल ये महामारी और भी विकराल रूप अख्तियार कर सकती है। सबसे ज्यादा संक्रमण कहां है वो भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 43,183 मरीज सामने आए, 249 की मौत हो गई। दिल्ली में 2,790 नए मामले सामने आए, 9 की जान चली गई। केरल में 2,798 नए मरीज सामने आए और उत्तर प्रदेश में 1,230 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए। मेरे भारत के लोगों से इतना ही अनुरोध है, अपने भाई और बहनों से, कि जो 45 वर्ष से ज्यादा की आयु के हैं वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं और साथ ही साथ मास्क भी पहने, 2 गज की दूरी भी अपनाएं, हाथों को भी धोते रहें, क्योंकि बचना भी जरूरी है और दूसरे को बचाना भी जरूरी है। टीका लगवाना भी जरूरी है, टीका जरूर लगवाएं, भारत को भी बचाएं और कोरोना को हराएं। 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। अब 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कहाँ तो उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन के साथ वायरस भी अंकुश लगाने में मदद करेगा, लेकिन हालात एकदम उल्टे बन गए। नए शिक्षा सत्र में भी मोबाइल और लैपटॉप से बच्चों की नजरें हटने के संकेत नहीं हैं। चंद रोज पहले तक स्कूल खोलने की तैयारी में जुटी राज्य सरकारों ने फिर से कदम वापस खींच लिए हैं। दिल्ली में 8वीं तक की सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में 8वीं तक की सभी परीक्षाएं 4 अप्रैल तक बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में 8वीं तक की परीक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। बेंगलुरु में 8वीं तक की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तमिलनाडु में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना को लेकर जरा सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका नमूना झारखंड के खूंटी में दिखा, जहां एक आवासीय स्कूल में एक साथ 28 छात्राएं संक्रमित पाई गई। छात्रावास में कुल 88 छात्राएं हैं। इन सभी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसी खबरें देखकर शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हो। आज तक ब्यूरो। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना को रोकना एक बड़े चैलेंज से कम नहीं। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन हरिद्वार से जो आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें कोरोना नियमों का पालन लोग नहीं कर रहे। सबसे पहले आपको हर की पौड़ी की दिव्यता दिखाते हैं। साज सजावट जो लगभग पिछले 6 महीनों से चल रही थी, संक्रमण काल से इसकी तैयारियां पूरी हो रही थी, वो अब हर की पैड़ी लगभग पूरी तरह से, पूरा हरिद्वार जो है वो चकाचौंध दिखाई यहाँ पर पड़ती है। तमाम तैयारियां हैं, लेकिन पहले दिन जो है 1 अप्रैल को जो भीड़ है महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की, उसकी संख्या बेहद कम है। और इसे आप ये कह सकते हैं कि चाहे संक्रमण का डर हो,
कोरोना का प्रकोप हो, या फिर लोग जो इंतजार करते हैं कि वो जब पवित्र मौका आता है, जैसे शाही स्नान का दिन हो, 12 अप्रैल को पहला शाही स्नान भी होगा, खासकर 1 अप्रैल से लगने वाले महाकुंभ में, तब जो भीड़ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हर की पैड़ी पर आने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं में एक बात जो कॉमन दिखती है और वो चिंता की वो कि बहुत सारे चेहरों पर मास्क नहीं है। ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक परिवार आया है, स्नान कर चुका है, एक साथ भी खड़े हैं। अब अभी तो चूंकि भीड़ आज के दिन कम है, लेकिन जब ये भीड़ बढ़ती है तब इन नियमों का उल्लंघन सीधे सीधे एक बड़े विस्फोटक स्थिति को जन्म दे सकता है। क्या ममता बनर्जी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं? ममता बनर्जी ने कल नंदीग्राम में चुनाव के दौरान भारी गड़बड़ी की शिकायत की थी। वहीं पश्चिम बंगाल में रैली के दौरान पीएम मोदी ने उनकी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ने को लेकर चल रहे कयासों का सच जानना चाहा था। जवाब में टीएमसी ने दावा किया कि ममता नंदीग्राम में जीत रही हैं और इसे डर्टी ट्रिक करार दिया। वहीं पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया। महुआ ने ट्वीट किया कि ममता दूसरी सीट से लड़ेंगी और वो सीट होगी वाराणसी की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। 2024 में ममता पीएम मोदी को उनकी सीट पर चुनौती देंगी, इस बात का जिक्र किया ट्वीट में महुआ मोइत्रा ने। तो वहीं दिलीप घोष ने कहा है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है और वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। এটা কালকে ভোটের পরে এখন চিন্তা ভাবনা করছেন, লাস্ট পেজ বাকি আছে, করতে পারেন এরকম ভিতর থেকে খবরও ছিল। যদি ওখানে খারাপ হয় এদিকে কিছু একটা চান্স নেবেন, কিন্তু আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে পাথর ফেলে দিয়ে গেছেন আর বোধহয় সাহস করবেন না উনি করতে। কতটা আশাবাদী দ্বিতীয় দফার পর? হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলেছি আমরা দুটো ফেজেতে। গতকালে বিক্ষিপ্ত ঘটনা নিয়ে কি বলবেন যেগুলি ঘটেছে? না, এটা তো ছিলই। যখন দেখুন এরকম স্বৈরাচারী শাসন, তারা যখন হারবে এই ধরনের গন্ডগোল করবে, হত্যালীলা চালাবে, স্বাভাবিক আছে। Trinamool booth agents are rock solid in 354 booths in Nandigram. Rock solid. We've registered complaints though for 10 or 11 specific booths. All attempts by the CRPF to influence and intimidate voters at some places, none of this is working because the people have found a way to get to the booths and to express themselves, because the people of Nandigram are determined to have Mamata Banerjee as their MLA, who will become the CM for the third time. হার স্বীকার করে নেওয়াটা মুশকিল ওনাদের কাছে, কিন্তু উনি বুঝতে পেরেছেন যে ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাচ্ছে। তো সেই জন্য কাল শেষ পর্যন্ত উনি বেরিয়ে গিয়ে নিজেই গন্ডগোল করার চেষ্টা করেছেন, সব করেছেন। 2 ঘন্টা বুথে বসেছিলেন, যেটা ওনাকে শোভা দেয় না মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং একজন ক্যান্ডিডেট হিসাবে, এটা নিয়মের বাইরে। তো যাই হোক, আমার মনে হয় নির্বাচনের ট্রেন্ড ঠিক হয়ে গেছে, এবারে কোন দিকে যাবে নির্বাচন সে ঠিক আছে। ওনারা হতাশা থেকে এইসব কথাবার্তা বলছেন, কিন্তু পাবলিকের জবাব দেবে। রাজনীতিতে এই ধরনের ব্যবহার কথাবার্তা আমার মনে হয় মানে সমীচীন নয়। Mamata Banerjee has won Nandigram. No amount of mind games. We have got reports from the ground. We also have professional inputs. We also have an expectation. Mamata Banerjee has won Nandigram. BJP have lost Nandigram. Trinamool have done much better than we have done in 2019. Amit Shah ji, आपका माइंड गेम्स नहीं चलेगा, खेला होबे, खेला भालो शुरू होएछे। तो डेरेक ओब्रायन को आप सुन रहे थे, दावे आपने सुने दोनों ही पक्षों के। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त नंदीग्राम से जुड़ गए अनुपम मिश्रा और हावड़ा से सूर्याग्नि हमारे साथ हैं। जिस तरह से ये बयानबाजियां हो रही हैं अनुपम, माइंड गेम्स का जिक्र कर रहे हैं डेरेक ओब्रायन, नंदीग्राम में किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, ये बड़े पॉलिटिकल मैसेज लेकर आने वाले चुनावों में भी ये फैसला आएगा। लेकिन जिन माइंड गेम्स का जिक्र हो रहा है, क्या वजह है इस तरह की बयानबाजियों का और जमीन पर इसका आप क्या असर देख रहे हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, नंदीग्राम चुनाव खत्म होते ही बंगाल चुनाव का एक अध्याय समाप्त हो चुका है, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और जिस तरीके से माइंड गेम चल रहा है, वो पहले ही बता दूं आपको कि बंगाल चुनाव शुरू होने से पहले ही दोनों ही पार्टियों की ओर से माइंड गेम की शुरुआत हो गई थी। और इस चुनाव में जो हमने देखा है कि माइंड गेम बहुत प्रबलता से, बहुत प्रमुखता से उभर कर आया है, खासतौर पर बीजेपी और टीएमसी की ओर से। और बीजेपी ने इस दौरान काफी कुछ ऐसा किया है जहां पे प्रतीत होता है
कि माइंड गेम का जो खेल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और जिस तरीके से कल से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट 2-3 दिनों से ही ये सुगबुगाहट चल रही थी कि ममता बनर्जी हो सकता है नंदीग्राम की जगह, नंदीग्राम के अलावा किसी और सीट से चुनाव लड़े। लेकिन कल 2 बयान आए। एक तृणमूल कांग्रेस का दोपहर में बयान आया जिसमें कहा गया कि नंदीग्राम ही एकमात्र सीट है जहां से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, दूसरी सीट से लड़ने का कोई विचार उनका नहीं है। दूसरा ट्वीट आया रात में जो महुआ मोइत्रो ने किया, उन्होंने भी साफ किया कि सिर्फ नंदीग्राम सीट से ही ममता बनर्जी लड़ रही हैं और वो जीत रही हैं। उन्होंने तो ये भी दावा ठोक दिया कि 2024 में ममता बनर्जी हो सकता है वाराणसी से चुनाव लड़े। तो मेरे पीछे जो घर आप देख रही हैं ममता बनर्जी का अस्थायी घर हो सकता है 2 मई के बाद जो चुनाव नतीजे आएंगे और उन पर निर्भर कर रहा है कि एक अस्थायी घर इस तरह का वाराणसी में भी ममता बनर्जी लेती हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल माइंड गेम का दौर जारी है और अभी ये चलेगा। अभी सिर्फ 2 चरण हुए हैं, तीसरा चरण 6 तारीख को होने वाला है जहां 31 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। उसके बाद काफी और चरण है, 8 चरणों का चुनाव है। 2 मई तक इस तरह का माइंड गेम चलता रहेगा, ये जाहिर तौर पर है। मीनाक्षी, ठीक है, सूर्याग्नि के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जब इन्हीं माइंड गेम्स को लेकर सवाल पूछे गए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से, तो उन्होंने हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह को क्या बताया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2024 में वाराणसी से चुनाव ममता बनर्जी लड़ेंगी और तैयार रहें वहां पर किस तरीके से आगे। एक बात आप समझ लो, ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके जो लोग घूमते थे वो जनता की फ्रिक्सिंग के बाद, जनता की जांच के बाद 3-5 हो चुका है। अब जो लोग जो है वो कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके और अपने को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कहते थे, वो एक्सपोज हो चुके हैं और उनको इस बात का भी अच्छी तरह एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के रास्ते पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चल रहा है, उसके सामने जो है ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग का धंधा अब चलेगा नहीं। और वो जब कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग का धंधा मंदा पड़ चुका है तो इस तरह की हताशा दिखाई पड़ रही है। कभी कहा जा रहा है कि हम जो है वो सब लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होकर के हम लड़ेंगे, अकेले हम लड़ नहीं सकते, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये सारे की सारी चीजें जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये शुद्ध रूप से हताशा का प्रतीक है, शुद्ध रूप से हाहाकार, हताशा का हाहाकार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 2024 में जो चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, टीएमसी कह रही है कि पूरे जोर शोर के साथ लड़ेंगे वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ। आप लोग जरा सा अपनी याददाश्त मीडिया के भाइयों को भी, बहनों को भी एक बार याददाश्त ताजी करनी चाहिए। एक ये दिल्ली के नेता थे, वो भी पहुंच गए थे वहां पर। अब उनका हश्र क्या हुआ था वो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस तरह की गीदड़ भप्पियों से कोई फायदा नहीं होता। आपको अपने हिसाब किताब देना चाहिए, कामकाज का हिसाब किताब देना चाहिए कि आप जो है वो यहाँ जाएंगे, आप वहां जाएंगे, अब हम यहाँ से हारेंगे तो यहाँ गिरेंगे, हम यहाँ से हारेंगे तो यहाँ गिरेंगे, तो गिरो आप, यहाँ जाइए जहाँ गिरना चाहिए। नंदीग्राम में जिस तरीके से कल घटना हुई है, मीडिया के ऊपर भी हमला किया गया, इसके अलावा क्या एक तरीके की टीएमसी में हताशा दिखाई पड़ी? एक बात आप समझ लीजिए, जिस तरह से गुंडे, बदमाश, अराजक तत्व, घुसपैठिए टीएमसी के शासनकाल में बेखौफ होकर के उद्दंडता, अराजकता, गुंडागर्दी करते रहे, उनको भी इस बात का एहसास है कि अब जो है वो इस गुंडागर्दी की, अराजकता का एंड हो रहा है, द एंड का रास्ता दिखाई पड़ रहा है उन्हें। और उन्हें ये भी एहसास है कि टीएमसी की विदाई के साथ साथ इन लोगों को कहाँ भेजा जाएगा और कहाँ ये जाएंगे, ये भी इस बात को वो समझ चुके हैं। इसलिए वो भी जो है वो अपना हाथ पैर मार रहे हैं आखिरी जाते जाते। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ईवीएम मशीन गाड़ी में पकड़ी गई असम में, उसको लेकर के आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों की गाड़ियों में ही क्यों ईवीएम। जैसे चुनाव के मतदान करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सवालों के जो सूरमा हैं उनके सियासी सुपड़े जो है वो सूझते जा रहे हैं। और जो सियासी सुपड़े जब सूझ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है और एक ही अर्थ है कि उनको इस बात का एहसास है कि एक बार फिर उनको जो है वो बुरी तरह से हार का मजा चखने का समय आ गया है। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।
तो महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद वो ट्वीट करके ये कह रही हैं कि हाँ, ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो दूसरी सीट 2024 में वाराणसी की होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसदीय सीट है। सूर्याग्नि इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हावड़ा से। सूर्याग्नि, बेशक महुआ मोइत्रा जो कह रही हैं बात, वो अभी दूर की कौड़ी दिखाई देती है, लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर तीसरी बार सत्ता में लौटने में कामयाब रहती है ममता बनर्जी, तो वो विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत और एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मीनाक्षी, और मीनाक्षी एक चीज हमें समझनी होगी कि पिछले 1-1.5 साल में 2019 से ममता बनर्जी ने बारंबार कोशिश की थी कि एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए। कोलकाता में भी बहुत सारे लीडरों को लेकर, कांग्रेस के लीडर से लेकर आरजेडी, एसपी, भाजपा, बीएसपी, सबको लेकर उन्होंने एक रोड शो भी किया था, रैली भी किया था। हालांकि 2019 में कुछ ऐसा आया नहीं, रिजल्ट वैसा आया नहीं उनके पक्ष में। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने 15 नेताओं को, नॉन बीजेपी नेताओं को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कि सबको एकत्रित होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमको देखना ये चाहिए कि ममता बनर्जी पिछले 2 साल से, 2019 साल से वो बारंबार कहती है कि AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एक नेशनल पार्टी है, वो रीजनल पार्टी है नहीं। ये जब वो दावा करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये शायद इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि शायद तृणमूल पश्चिम बंगाल से बाहर जाके भी चुनाव वो सीरियसली लड़े। बिल्कुल, एक ये परसेप्शन की लड़ाई जरूर यहाँ पर दिखाई देती है, और यही वजह है कि जिस तरह की ये बयानबाजियां सामने आ रही हैं, ये अगले चरणों में और कैसा रूप लेंगी ये देखना होगा। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। पर हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बंगाल चुनाव को लेकर ही एक और खबर भी दे दें कि जिस तरह से बयानबाजियां सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में ममता बनर्जी को घेरा, तो बंगाल की मुख्यमंत्री भी मोर्चा खोलने में उन्होंने देर नहीं लगाई। दोनों के ये स्टेटमेंट सुनना बहुत जरूरी है। And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? They are, whatever they can do, they are trying. बंगाल के लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी, लेकिन पहले चरण में जिस तरह का दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया। जगाई मोलाई गदाई, सीपीएम जगाई, कांग्रेस माधाई और बीजेपी गदाई, তিনটে একজোট হয়েছে। এই একজোটের বিরুদ্ধে মানুষ জোট বাঁধুন। তৃণমূল কংগ্রেস একাই 100, আমি একা, আমার বিরুদ্ধে দেখুন 1000 নেতা নিয়ে বসে আছে দিল্লি থেকে, সব ভোটার বুক করে রেখে দিয়েছে, সব নেতারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বলেছি আমি একা নই রে, তোদের ক্যালকুলেশন ভুল, আমি একা, আমার সাথে 100% মানুষ আছে, তাই আমি 101।
बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ऐन पहले ममता बनर्जी ने तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी। ममता ने चिट्ठी में लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी एकजुटता की बात उठाई थी। अब इस चिट्ठी पर सियासत हो रही है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि ममता को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती और सीपीआईएम नेता दीपांकर भट्टाचार्य। अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया है। ममता ने दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी वाले बिल का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है। ममता ने अपनी चिट्ठी में केंद्र सरकार पर 7 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, चुनी हुई सरकार के काम में राज्यपाल हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरा आरोप, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं खासतौर पर उनमें सीबीआई और ईडी की रेड करवाई जाती है। तीसरा आरोप, केंद्र सरकार राज्य सरकारों का सरकारी फंड रोकती है। चौथा आरोप, प्लानिंग कमीशन हटाकर नीति आयोग बनाकर राज्यों की शिकायतों का मंच खत्म किया जा रहा है। पांचवा आरोप, चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए धन बल का सहारा लिया जा रहा है। छठा आरोप, राष्ट्रीय संपत्ति का धड़ल्ले से निजीकरण हो रहा है। और सातवां आरोप, प्रधानमंत्री के तानाशाही रवैये की वजह से आजाद भारत में केंद्र और राज्य के रिश्ते कभी इतने खराब नहीं थे। ये चिट्ठी जो है ये भाजपा के अलावा सभी दलों के लिए जो है मान्य है कि भाजपा का ना तो प्रजातंत्र में कोई विश्वास है, ना किसी संस्था में कोई विश्वास है। संस्थाओं को सिर्फ दूसरे दलों के नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, उनकी प्रेस में बदनामी करने के लिए किया जा रहा है। जो चिट्ठी का टाइमिंग है वो वाकई में ही दिलचस्प है और प्रश्न भी खड़े करता है, पर जो चिट्ठी में लिखा गया है वो सत्य है और वो कोई आज राज का खुलासा नहीं किया ममता बनर्जी ने। ये बात कांग्रेस पार्टी सन 2014 से, जब से सत्ता के लगाम संभाली भाजपा ने, भाजपा का एक लक्ष्य है लोकतंत्र मुक्त भारत। भाजपा लोकतंत्र को डंडा तंत्र में बनाना चाहती है। विपक्ष ने तो ममता बनर्जी की चिट्ठी का स्वागत किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को जब हार का डर सताने लगा तब उन्हें विपक्ष के साथी याद आए हैं। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। साथियों, आप सोचिए, 10 साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या? ममता बनर्जी ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर विपक्ष के अपने साथियों के नाम ये चिट्ठी लिखी है। कमाल की बात यह है कि चिट्ठी पाने वाले नेताओं में कुछ नाम उनके भी हैं जिनकी पार्टी बंगाल में ममता की टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। श्वेता सिंह और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में मतदान तो बंपर हुआ, लेकिन छिटपुट हिंसा की खबरें भी आती रही। केशपुर इलाके में बीजेपी प्रत्याशी प्रतीश रंजन के काफिले पर हमला हो गया। उधर दो पूर्व उनको मार के भगा दिया। फिर हमारा मंडल सभापति आए, इनसे पूछो, इनको भी मार के भगा दिया। यहाँ के लोगों का आरोप था कि भारती घोष ने यहाँ भगवाधारी गुंडों को भेजा है। के जो लोकल के लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि बाहर से बीजेपी लोग ला रही है और यहाँ पे शांति सृष्टि करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही दावा यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने किया और हम देख सकते हैं कि कैसे भारती घोष के जो लोग हैं उनके साथ, ग्राम के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ झड़प जैसे लगी है। ये सरासर गलत है। वो खुद ले आ रहे 50-100 गुंडा बाहर से ले आके, खुद देखिए, आप लोग कैमरा उधर घुमाइए और देख लीजिए, जो भगवा ड्रेस पहन के वो लोग बाहर से आया है। आप सके तो वो लोग का आईडी कार्ड चेक कर ले, चेक करके देख सकते। आप लोग यहाँ के? हम लोग यहाँ के, हम लोग इलेक्शन, हम लोग वोट देने आए। एक तरफ जहां भारती घोष टीएमसी पर आरोप लगा रही थी, वहीं वो बूथ दर बूथ घूमती हुई भी नजर आ रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में जाने ही नहीं दिया जा रहा है।
চাকমানু 49 বুথ থেকেও পোলিং এজেন্টকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি যাচ্ছি ওখানে। डेबरा सीट इस नाते भी अहम है क्योंकि यहाँ पर दो आईपीएस अधिकारियों के बीच टक्कर है। बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को मैदान में उतारा है तो टीएमसी के टिकट पर पूर्व आईपीएस अफसर हुमायूं कबीर उनके सामने खड़े हैं। डेबरा में सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।